Okay, so we were studying the human health and disease chapter, and many different diseases we have already studied. Now, the next disease which we are going to study, it is the pneumonia. कुछ डिजीजेस हम लोग जो है वो पहले स्टडी कर चुके हैं और अभी जो है हमको हमारी सिक्स्थ जो डिज़ीज़ है वो है न्यूमोनिया. सो न्यूमोनिया जो होता है, इट इज़ अ primarily it is a bacterial infection. Most of the time it is caused by bacteria, although there are some viruses which are also known for causing the pneumonia. तो कुछ वायरसेस भी हैं जो न्यूमोनिया कॉज करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है वो है बैक्टीरियल न्यूमोनिया. तो न्यूमोनिया जो है बेसिकली है क्या? इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. इन्फ्लेमेशन बोलते हैं स्वेलिंग को. तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है किसके लिए? लंग्स और अल्वियोलाई के लिए. मतलब हमारे जो लंग्स हैं और लंग्स के जो एयर सैक होते हैं जिनको अल्वियोलाई बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर अफेक्ट होते हैं और उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है. इसके जो पॉजिटिव एजेंट हैं उसमें इन्फ्लुएंज़ा वायरस, एडिनो वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरस है और कुछ रेस्पिरेटरी सिंसीशियल वायरस, एक पूरी फैमिली है वायरस की जिसको RSV कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसीशियल वायरस. सो रेस्पिरेटरी सिंसीशियल वायरस या RSV, ये एक वायरस की पूरी फैमिली है. फिर कुछ बैक्टीरिया हैं जो इसको कॉज करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है. और कुछ फंगस भी हैं जिसमें न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी, ये फंगस न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी नाम का फंगस है, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी नाम का फंगस है. तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव एजेंट है जो कि न्यूमोनिया कॉज करते हैं. सम टाइम, बहुत रेयरली ऐसा भी हो जाता है कि कुछ केमिकल या कुछ फिज़िकल इंजरीज़ की वजह से भी जो है न्यूमोनिया कॉज हो जाता है, अगर वो केमिकल और फिज़िकल इंजरीज़ जो है हमारे लंग्स तक और अल्वियोलाई तक पेनिट्रेट करते हैं, पहुंचते हैं. तो देयर आर कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स. कुछ बहुत कॉमन साइंस एंड सिम्टम है, जैसे कफिंग होना, फिर ऐसे ही येलो या के ग्रीनिश कलर का स्पूटम प्रोड्यूस होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है ग्रीनिश या येलो कलर का. फीवर जो है वो कंटिन्यू होता है और बहुत हाई फीवर होता है. ब्रेथ लेने में यानी सांस लेने में शॉर्टनेस होती है, जिसको हम लोग जो है वो डिस्निया बोलते हैं. डिस्निया, इट इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. थ्रॉबिंग चेस्ट पेन होता है, मतलब ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे चेस्ट में जो है कोई चीज़ चुभ रही है. थ्रॉबिंग चेस्ट पेन होता है. तो डीप ब्रेथ लेने के टाइम पे थ्रॉबिंग टाइप का जो है वो चेस्ट पेन होना. लॉस ऑफ एपेटाइट है, फैटीग होना, थकावट सी लगी रहती है, हेडेक होता है, फीवर भी आता है, वोमिटिंग है, जॉइंट पेन है, मसल एक्स है. दीज आर ऑल द सिम्टम्स. ये सब सिम्टम्स में आते हैं. कॉमन डिजीज़ हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत कॉमन सिम्टम्स इसके अंदर आ जाते हैं. बहुत क्रोनिक अगर न्यूमोनिया है, बहुत ओल्ड या पुराना न्यूमोनिया है, तो ऐसे में कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है वो खांसी आने के साथ में समटाइम ब्लड भी जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है. स्किन जो होती है वो क्रीम कलर की हो जाती है, क्लेमी स्किन हो जाती है. और फिर उसके बाद में नोशिया, वोमिटिंग, मूड स्विंग, ये सारे जो है वो कॉमन इसके सिम्टम्स हैं. इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन नॉर्मली जो है ये डिज़ीज़ कॉन्टाजियस है. तो कॉन्टाजियस डिजीज़ होने की वजह से पर्सन टू पर्सन जो है स्प्रेड होती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होती है. अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, उसके कांटेक्ट में अगर कोई नॉर्मल पर्सन आ जाता है, तो ऐसे में ये डिज़ीज़ उसको ट्रांसफ़र हो जाती है. और साथ ही जो है वो डिज़ीज़ कुछ शेयरिंग ऑफ मटेरियल से भी ट्रांसफ़र होती है, जैसे शेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स हो गए, हैंकी शेयर करने से हो जाती है डिज़ीज़ ट्रांसफ़र. और कुछ यूटेंसिल्स, जैसे हमारे हाथ में जो है अगर फंगल है तो हाथ में अगर उसके कुछ स्पोर्स लगे हुए हैं, हमने गिलास में पानी पिया, फिर उसी गिलास से किसी दूसरे पर्सन ने पानी पिया, तो उसको भी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. तो शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल से, शेयरिंग ऑफ क्लॉथ से, इस तरह से डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है.
इसकी डायग्नोसिस हम लोग अभी देखते हैं कि इसको कैसे जो है वो डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस इसका जो है कुछ फिज़िकल सिम्टम्स से जो है डॉक्टर इसको डायग्नोज कर लेता है, और स्पूटम टेस्ट कर किया जाता है लेबोरेटरिकली। जो हमारा स्पूटम होता है, जो सलाइवा होता है, उसको टेस्ट करते हैं और उसका स्मीयर बनाते हैं। उसके स्मीयर में ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसमें बैक्टीरिया या फंगस के कोई स्पोर्स या सेल्स तो नहीं दिख रहे हैं। अगर वो दिखते हैं तो इसका मतलब कि जो केस है वो पॉजिटिव होता है। फिर अगर बहुत क्रोनिक है और रूटीन टेस्ट से जो है इसको डायग्नोज करना मुश्किल हो पा रहा है, तो ऐसे में इसका जो है वो कल्चर टेस्ट भी किया जाता है लेबोरेटरी में। नाउ फॉर बैक्टीरियल निमोनिया, इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इसको हम लोग जो है एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब जो कॉमनली रिकमेंड होती है, इट इज़ बेंजाइल पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन कैटेगरी की ये एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन भी जो है वो पेनिसिलिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक है। इसके अलावा यहाँ पर क्लोरमफेनिकोल जो है वो भी यूज़ होती है, और साथ ही जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो हम लोग टाइफॉइड के लिए मैंने बताया था यूज़ करते हैं, जैसे सेफ्ट्राक्सोन यूज़ करते हैं, सेफ्रोडेक्सिम यूज़ करते हैं, गेमीफ्लॉक्सेसिन यूज़ करते हैं, ओफ्लॉक्सेसिन यूज़ करते हैं बच्चों के केस में ज़्यादा करके। तो ये जो है ये कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस है एंटीबायोटिक्स को लेकर के। फिर कुछ एंटी वायरल, अगर जो है वायरल निमोनिया है तो कुछ एंटी वायरल भी जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे इसके अंदर जो है जो मोस्ट कॉमन एंटीवायरल है वो एक है एमेंटेडिन करके यूज़ करते हैं, रिमांटेडिन करके यूज़ करते हैं, जेनामाइविर करके यूज़ करते हैं। एक और एंटीबायोटिक है ओसेल्टामाइविर। तो ये कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि वायरल निमोनिया को इरेडिकेट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ हम कुछ डायग्राम में कॉजेटिव एजेंट देख पा रहे हैं निमोनिया कॉज करने वाले। तो एडिनोवायरस से कॉज होता है, या कि फिर जो है वो लॉन्चियोनेला न्यूमोफिलिया करके एक पॉजिटिव एजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, और एस्परजिलस करके एक फंगस है, मोल्ड है। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव एजेंट हैं जिनके थ्रू ये डिज़ीज़ जो है वो कॉज होती है। नाउ वी विल सी द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हम लोग डिज़ीज़ को जो है वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सो फॉर प्रिवेंशन वैक्सीनेशन जो होता है इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वैक्सीनेट कराना, इसके लिए भी अलग अलग टाइप के जो है वो टीके आते हैं, तो वैक्सीनेट करवाना ये एक कॉमन चॉइस है। और बच्चों को और एडल्ट को दोनों को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। वैक्सीन जो अवेलेबल हैं वो हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के अगेंस्ट, और ये बर्थ के बाद विद इन 1 ईयर और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो है इसको बच्चों को लगाया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है। तो उससे जो है जैसे ग्रोइंग एज पर निमोनिया होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। देन जो नेक्स्ट डिज़ीज़ हमको पढ़ना है इट इज़ द कॉमन कोल्ड। सो कोई बहुत ऐसी डिज़ीज़ नहीं है कि जिसको हम नहीं जानते हों, हम सभी लोग जानते हैं कि कॉमन कोल्ड जो है वो क्या होता है। सो कॉमन कोल्ड इट इज़ अगेन अ वायरल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से होने वाली डिज़ीज़ है, और ये अफेक्ट करती है हमारे रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। तो इसको हम लोग मेडिकल साइंस में जो है वो URTI इन्फेक्शन मानते हैं। URTI, इट इज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो बोला जाता है अल्वियोलाई के ऊपर, मतलब लंग्स को जहाँ पर जो है वो पॉजिटिव एजेंट अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर जो है वो नोज़ हो गया, थ्रोट हो गया, फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स रीजन हो गया, ट्रैकिया रीजन हो गया, ये वाले जो रीजन होते हैं दीज आर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रीजन। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काउंट होता है। ऐसे जो अपना न्यूमोनिया है वो COPD में काउंट होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में। तो यहाँ पर URTI इन्फेक्शन में से एक इन्फेक्शन जो है वो कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन है, और ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही कॉमन है, इसीलिए नाम भी हम देख रहे हैं कॉमन कोल्ड। और या कि इसको जो है वो एक्यूट कोरीज़ा भी बोला जाता है, एक्यूट कोराइज़ा, या कि फिर जो है वो सिंपली हम लोग इसको कोल्ड बोलते हैं, और मेडिकल टर्म में इसको राइनोफेरेंजाइटिस बोलते हैं, वायरल
या बैक्टीरियल राइनोफेरेंजाइटिस, एक्यूट राइनोफेरेंजाइटिस, क्रोनिक राइनोफेरेंजाइटिस. सो ऑल दीज आर द टर्म्स विच डिनोट द कॉमन कोल्ड. और एक ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, मतलब जो बहुत आसानी से कभी भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, और स्पॉन्टेनियसली भी कभी कभी हो जाता है. किसी किसी को जो है वो एलर्जी होती है, तो एलर्जी की वजह से भी कभी स्नीजिंग और कफिंग होना स्टार्ट हो जाती है. बहुत सारे लोगों को पोलन एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से भी उनको उनकी नोज़ जो है वो रनिंग हो जाती है और उनको इस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. नॉर्मली 6 to 12 टाइम इन अ ईयर ये हो सकता है किसी पर्सन को. हेल्दी पर्सन को भी हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसका इन्फेक्शन 2 days या 3 days तक के रहता है. उसके बाद में फिर अपना जो इम्यून सिस्टम होता है इसको ओवरकम कर लेता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और सेल्फ ट्रीटेड भी हो जाती है बॉडी. हमारा इम्यून सिस्टम इसको खुद से हील कर लेता है. तो पॉजिटिव एजेंट जो है इसके लिए, जो कॉमन पॉजिटिव एजेंट हैं वो है, एक तो राइनो वायरस सबसे कॉमन है इसके लिए. तो राइनो वायरस कैटेगरी के जो वायरसेस हैं, और दूसरा जो पॉजिटिव एजेंट है वो है कोरोना वायरस फैमिली. तो कोरोना वायरस की जो पूरी फैमिली है ये भी जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करने के लिए जानी जाती है. बट राइनो वायरस इन्फेक्शन जो होते हैं, दीज आर द वेरी कॉमन इन्फेक्शन. और इसके अंदर जो है वो कोरोना वायरस फैमिली में और भी बहुत सारे हैं, जैसे सार्स है, मर्स है. तो ये सब इसी फैमिली के वायरसेस हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करते हैं. सो नेक्स्ट कोरोना अपने कॉमन कोल्ड के अंडर में ही हमको इसके जो है पहले अभी साइंस एंड सिम्टम्स देखना है. सो साइंस एंड सिम्टम, एज वी ऑल नो, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कफ है, सोर थ्रोट है, यानी गले में ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है, सोरनेस फील होता है हमको, इचिंग जैसी फील होती है गले में, थ्रोट में. नोज़ जो है वो कभी रनिंग हो जाती है, कभी चोक हो जाती है, कभी ब्लॉक हो जाती है. फीवर आता है, बहुत हाई फीवर तो नहीं होता है लेकिन माइल्ड फीवर रहता है, बट कंटिन्यू फीवर रहता है. बॉडी जो है वो एकदम लेज़ी हो जाती है और बॉडी एकदम डिप्रेस हो जाती है. नेज़ल कॉन्जेशन हो जाता है, जैसे मैंने बताया, ब्लॉक हो जाती है नोज़. कभी दोनों तरफ के जो नॉस्ट्रिल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, कभी एक तरफ का नॉस्ट्रिल जो है वो ब्लॉक हो जाता है. सम टाइम जो है नेसल ब्लॉकेज खुलने के बाद में स्नीजिंग होती है कंटिन्यू, बहुत बार जो छींक आती है, स्नीजिंग होती है. कंटिन्यू स्नीजिंग होने की वजह से या इन्फेक्शन होने की वजह से फिर जो है वो कंजंक्टिवाइटिस भी हो जाता है. कभी कभी कंजंक्टिवाइटिस मतलब आँख जो है वो रेड हो जाती है, पिंक हो जाती है. तो रेडनेस या पिंक कलर जो है वो स्क्लेरा में डेवलप हो जाता है. और अगर बहुत ज़्यादा दिनों से है तो कभी कभी जो है वो ईयर इन्फेक्शन भी हो जाता है. जो अपना यूस्टेचियन ट्यूब होता है ईयर के अंदर, वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभी ईयर पेन भी हो सकता है कुछ केसेस में. मसल्स के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, और रैशेस तो इतना नहीं आते हैं, बट समटाइम कुछ पेशेंट्स जिनको एलर्जिक, जिनकी बॉडी जो है वो एलर्जिक होती है और ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होती है, तो उनकी बॉडी पर जो है फिर कभी रैशेस आ सकते हैं. फैटीग तो इन जनरल फील होता है, टायर्डनेस फील होता है, हेडेक होता है, शिवरिंग हो जाती है, कभी लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, बुखार आ जाता है कभी कभी. तो ये सब जो है इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं. प्रिवेंशन जो है बहुत कॉमन प्रिवेंशन है कि जिनसे ये स्प्रेड होता है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से फैलता है. अगर नॉन एलर्जिक है तो इसके लिए पहले तो अवॉइड करें कांटेक्ट, यानी जो पेशेंट हैं उससे पर्सनल कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करें. फिर उसके बाद में कॉमन कोल्ड जो है अपना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैलता है. ड्रॉपलेट बोलते हैं स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू जो है, जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनके थ्रू बहुत टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं. और जब कोई पर्सन जो है वो स्नीजिंग या कफिंग करता है तो ये टाइनी ड्रॉपलेट जो है वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, और फिर नियर बाय जो पेशेंट रहते हैं जब वो सांस लेते हैं तो उनकी बॉडी में ये इनहेल हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी में जो है ये ड्रॉपलेट पहुंच जाते हैं. और इन ड्रॉपलेट में जो है इसके वायरसेस रहते हैं या बैक्टीरिया के स्पोर्स रहते हैं, तो हेल्दी पर्सन को भी जो है ये इस तरह से कांटेक्ट में रहने से फैल सकता है. तो कांटेक्ट में ना रहें, एक तो ये प्रिवेंशन है. फिर ऐसे ही अपने हैंड्स जो है वो प्रॉपर वॉश करें सोप से, सैनिटाइज़र से, और माइल्ड अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र होते हैं उनसे वॉश करें. फिर उसके बाद में स्नीजिंग और कफिंग के टाइम पर जो है वो नोज़ को और माउथ को हैंकी से कवर करें. मास्क लगाए अगर जो है वो पेंडेमिक है, जैसा कि अभी आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है ये पेंडेमिक हो चुका है, मतलब कि बहुत तेज़ फैल रहा है. तो इसके लिए जो है वो
पर्सनल कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करें, मास्क जो है उसको यूज़ करें। फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करना जो है एक अच्छा ऑप्शन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे हैंड्स के ऊपर लगे हुए रहते हैं, तो वहाँ से जो है फिर ये फैलते हैं। तो सैनिटाइज़र यूज़ करने की वजह से इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है, एक क्वेश्चन भी पहले दिया हुआ है, कैन यू टेल why do we suffer from common cold repeatedly in our life but other viral diseases like influenza, smallpox only once? तो इसका आंसर आप लोग ढूंढिए कि क्या आंसर है इसका, और इसका आंसर हो सके तो आप लोग सर्च करने के बाद में आप लोग मैसेज के थ्रू जो है इसका अपना रिस्पांस जो है वो बताइए। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है इट इज़ फंगल इन्फेक्शन। तो अभी हम लोग जो है वो फंगल इन्फेक्शन देखने जा रहे हैं। कॉमन फंगल इन्फेक्शन इट इज़ द रिंग वर्म और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मा मतलब होता है स्किन, और फाइटो यहाँ पर जो है वो प्लांट को रिफ़र नहीं कर रहा है, फंगस को रिफ़र कर रहा है। सो डर्मेटोफाइटोसिस इट इज़ फंगल इन्फेक्शन रिंग वर्म। एक्चुअली यहाँ पर जो वर्ड है वर्म, कोई वर्म नहीं होता है, ये मिसलीडिंग वर्ड है यहाँ पर। तो ये रिंग वर्म, इसका जो टेक्निकल नेम है वी कॉल्ड इज एट द टीनियासिस। इसको हम लोग टेक्निकली या मेडिकल टर्म में इसको टीनियासिस बोलते हैं। सो इट इज़ टीनियासिस और कॉमनली कॉल्ड एज द रिंग वर्म, डर्मेटोफाइटोसिस इसको बोला जाता है। सो इसके जो कॉजेटिव एजेंट है, फंगल कॉजेटिव एजेंट है, किसकी वजह से होता है? ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, ये दो बहुत कॉमन है, ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। तो ये कॉजेटिव एजेंट है। और एक पॉजिटिव एजेंट है इसका, वो है टीनिया। तो टीनिया के नाम पर इस डिज़ीज़ का नाम जो है वो टीनियासिस है। तो 3 पॉजिटिव एजेंट आप लोग याद रखिए। 2 जो है वो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, एक ट्राइकोफाइटॉन है और एक माइक्रोस्पोरम है, और माइक्रोस्पोरम है, तीसरा जो है आप लोग याद रखिए इसको टीनिया। सो टीनिया के बेसिस पर इसको टीनियासिस भी कहते हैं। देन साइंस एंड सिम्टम, देयर आर कॉमन साइंस एंड सिम्टम लाइक इन्फेक्टेड स्किन शोज एनलार्ज्ड रिंग, और पिंक कलर की या रेड कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर स्किन के ऊपर ये ऐसे जो है वो आ जाते हैं, जिसको हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में जो है वो दाद बोलते हैं। तो ये एक तरह का जो है वो स्किन इन्फेक्शन है। तो स्किन के ऊपर जहाँ पर भी ये इसके फंगस इन्फेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह के ऐसे पिंक कलर के सर्कल में ऐसे बहुत सारे जो है वो डॉट्स मिलेंगे। तो ऐसे पिंक कलर के सर्कल में डॉट्स मिलेंगे। तो ये है इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क। देन अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशन ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट पर जो है स्किन ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ से स्किन जो है वो ऐसा उखड़ना स्टार्ट हो जाती है, निकलना स्टार्ट हो जाती है, और रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं, इंटेंस होते हैं, ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, और बॉडी के एक पार्ट में जहाँ पर ये हुआ है वहाँ पर ईचिंग होने की वजह से इसके स्पोर्स जो है वो हमारे नेल्स में फंस जाते हैं या हमारे पाम में स्टिक हो जाते हैं। फिर हम किसी दूसरे अपने बॉडी पार्ट को या किसी और के बॉडी पार्ट को अगर हम टच करते हैं तो वहाँ से ये डिज़ीज़ जो है वो फैल जाती है। तो हाईली कॉन्टाजियस डिज़ीज़ है ये भी। इसमें इन्फेक्शन अगर नेल्स को हो रहा है, अलग अलग साइट पर इसके जो है वो इन्फेक्शन होते हैं अलग अलग जगह पर, तो अगर पर्टिकुलरली नेल्स के नीचे जो नेल बेड होता है वहाँ पर अगर इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं ओनिकोमाइकोसिस। तो ओनिकोमाइकोसिस जो है वो नेल्स के इन्फेक्शन को बोलते हैं। इसकी अलग अलग टाइप की टीनिया जो है, इसकी अलग अलग स्पेसीज़ होती हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर नेल्स जो है वो ठीक हो जाते हैं, नेल बेड जो होता है वो ठीक हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, बिगड़ जाता है। एक और इसी में आती है, एक इसी की वैरायटी है जिसको हम लोग बोलते हैं एथलीट्स फुट। फुट जो है मतलब जो हमारे टोज़ होते हैं वहाँ पर इसका इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है हमारी टोज़ के ऊपर या एंकल्स के ऊपर, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एथलीट फुट। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ये टीनिया की ही अलग अलग स्पेसीज़ की वजह से जो है वो कॉज होती है। तो इसकी कुछ पॉजिटिव जो स्पेसीज़ हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इस टेबल के अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो इस टेबल में अगर हम लोग देखते हैं तो एक तरफ जो है हमको कॉमन नेम दिए हुए हैं डिज़ीज़ के,
जैसे एथलीट फुट है, तो एथलीट फुट जो है उसका मेडिकल नेम है टीनिया पेडिस, पिडल से बना है, फुट को बोलते हैं। और इसकी जो पोजीशन है वो फीट है, पैरों पर होती है। फिर ऐसे ही जो है वो जेनाइटल एज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास में होती है, इसको जॉक इचिंग भी बोलते हैं, सबसे कॉमन है ये भी, क्योंकि मॉइस्ट प्लेसेस पर इसके इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, आर्म पिट्स में और ग्रोइन रीजन में हो जाते हैं। तो ये टीनिया क्रूरिस से होती है, ग्रोइन रीजन में हो जाती है डिजीज़। फिर बार्बर्स इच, टीनिया बार्बी की वजह से होती है, फेस पर होता है। ओनिकोमाइकोसिस अभी हम लोगों ने देखा, टीनिया उंगियम या टीनिया अंजियम, इसकी वजह से होता है। नेल्स कॉमन साइट है इसके इन्फेक्शन की। और रिंगवर्म, जनरल रिंगवर्म जो हमारी बॉडी पर कहीं भी हो सकते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय टीनिया कॉर्पोरिस। सो दीज आर द फ्यू पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टीनिया। टीनिया के कुछ पॉजिटिव एजेंट्स हैं ये। नाउ वी आर अगेन रिटर्निंग टू आवर टॉपिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर आते हैं। तो डिजीज़ जो है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, रिंगवर्म। ये भी जो है वो कॉन्टाजियस डिजीज़ है, कांटेक्ट में रहने से फैलती है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलती है, मटेरियल्स के शेयर करने से भी फैलती है, जैसे शेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स हो गया, कॉम्ब हो गया, मतलब जो हम लोग कंघी यूज़ करते हैं, एक पर्सन जो यूज़ करता है, अगर उसके बालों में कहीं पर जो है वो टीनिया इन्फेक्शन है और सेम कॉम्ब जो है वो कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर ले तो उसको भी हो जाती है। फिर ऐसे ही जो है वो शेयरिंग ऑफ मटेरियल से फैलती है, जिसको हम लोग फोमाइट इन्फेक्शन बोलते हैं। फोमाइट मतलब जैसे सपोज़ कर लो हमारी फिंगर्स के बीच में इसका इन्फेक्शन है और हमने जो है वो पेन यूज़ किया है और उस पेन से लिख रहे हैं और फिर वही पेन कोई दूसरे पर्सन को हम दे देते हैं, तो उसको भी जो है ये डिज़ीज़ फैल जाती है। तो फोमाइट इन्फेक्शन के थ्रू भी जो है वो डिज़ीज़ फैल सकती है। देन डिज़ीज़ जो है इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है। सो डायग्नोसिस जो होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन से हो जाता है आसानी से, यानी बॉडी पर कहीं पर इसका अगर लेशन देखने को मिल रहा है तो उसको हम फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं। सर्कल हमको देखने को मिलता है, पिंक पिंक जो है या रेड कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। और जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है तो बहुत सारे जो है वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स और ऑइंटमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। तो इसमें जो है वो निस्टैटिन और फ्लूकोनाजोल, कीटोकिनोजोल और इट्रोकिनाजोल, ये सब जो है वो आते हैं। पाउडर भी आते हैं, आपने सुना होगा कैंडिड पाउडर के बारे में। तो कैंडिड पाउडर भी जो है वो एंटी फंगल पाउडर है। तो ये सब इसके अंदर इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कीटोकोनाजोल करके जो है वो मेडिसिन भी आती है, तो मेडिसिन भी जो है वो वीकली या 3 डेज़ के गैप के बाद में उस मेडिसिन को जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। सो दीज आर द फ्यू डायग्नोस्टिक मेजर्स एंड ट्रीटमेंट। यहाँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो दिखाया हुआ है हैंड्स के ऊपर, यहाँ पर सर्कल बना करके आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कल को। तो ये जो सर्कल यहाँ पर दिखाया हुआ है रिंगवर्म का सर्कल है। और डिज़ीज़ का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो हमारी स्किन के केराटिन, एक प्रोटीन होता है हमारी स्किन में केराटिन नाम का, उस केराटिन प्रोटीन के ऊपर इसके जो स्पोर्स हैं वो फीडिंग करते हैं। प्रिवेंशन में सेम प्रिवेंशन है जैसा कि हमने कॉमन कोल्ड के लिए स्टडी किया है। क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें, शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स को अवॉइड करें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवॉइड करें, हैंड्स जो है वो अच्छे से, अब कोई भी सैनिटाइज़र से या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से, हॉट वाटर से उसको धो लें, या फंगीसाइडल जो सोप्स आते हैं, जो डिटर्जेंट्स आते हैं उनसे धो लें, तो उससे फंगल स्पोर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है इट इज़ द डेंगू। नाउ डेंगू इज़ अ वायरल डिज़ीज़। तो ये एक टाइप का जो है वो वायरल इन्फेक्शन है और ये वेक्टर बोर्न डिज़ीज़ है, मतलब कि ये मॉस्किटो वेक्टर से ट्रांसफ़र होती है। तो एडिस मॉस्किटो से, ये फीमेल एडिस मॉस्किटो के बाइट से इसके जो डेंगू वायरस हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं। सो पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन कांटेक्ट में रहने से नहीं होती, मॉस्किटो बाइट के थ्रू होती है। मॉस्किटो एक ऐसा पैरासाइट है जो बहुत सारी डेंजरस डिजीज़ को जो है वो ट्रांसफ़र करता है। मलेरिया हो गया और फिलारियासिस है, डेंगू है, ऐसी और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो मॉस्किटो बाइट से ट्रांसफ़र होती हैं। सो इसके लिए भी जो है वो एंटी वायरल मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। जो कॉमन एंटी वायरल हैं वो ओसेल्टामाइविर है, ये सारे जो है वो अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर भी फीवर बहुत आता है, इवन जॉइंट पेन बहुत होता है, पूरा फुल बॉडी एक जो है वो होता है। तो बहुत शॉर्ट में डिजीज़ दी हुई है, आपको पॉजिटिव एजेंट याद रखना है
वो इम्पॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो डिजीज़ है इट इज़ द कैंसर। नाउ कैंसर इट इज़ द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। तो हमारा जो सेल डिवीज़न है इसके अंदर वो एबनॉर्मल हो जाता है और अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो कहीं कहीं पर हमारी बॉडी में जो है ऐसे हार्ड लंप फॉर्म हो जाते हैं, जो सेल्स रहते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। तो इस कंडीशन को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न इज कॉल्ड एज द कैंसर। नाउ वी विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ द कैंसर हियर। डिटेल में जो है इस डिज़ीज़ को यहाँ पर दिया हुआ है। सम टाइम ऐसा होता है कि कैंसर जो है वो एक हार्ड लंप के फॉर्म में, मतलब जैसे ट्यूमर के फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। गांठ हो जाती है बॉडी में कहीं पर भी, और या कि फिर जो है कभी ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट भी हो जाता है। मैलिग्नेंट मतलब कि जो स्प्रेड होगा। तो इसकी बेसिस पर इसके टाइप बताए हुए हैं। सो कैंसर जो है वो किसी एक बॉडी के पार्ट में रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक का जो है स्प्रेड भी हो सकता है। तो अगर स्प्रेड हो रहा है तो इस एबिलिटी को बोला जाता है नियोप्लाज्म, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाकर के स्प्रेड होकर के नई जगह पर इन्फेक्ट करना। सो इट इज़ कॉल्ड द नियोप्लाज्म। ये कंडीशन ल्यूकेमिया को छोड़कर बाकी जो होते हैं वो नियोप्लास्टिक कैंसर होते हैं। तो हम इसी की बेसिस पर कैंसर को जो है वो क्लासीफाई भी करते हैं। एक फैलने वाला कैंसर होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, और दूसरा जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कैंसर होता है जिसको हम कैप्सुलेटेड या एनकैप्सुलेटेड कैंसर भी बोलते हैं। कैंसर की जो स्टडी होती है इट इज़ कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी, और इसके स्टडी करने वाले जो पर्सन होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। सो ट्यूमर में डेवलप एनी वेयर इन द बॉडी, बॉडी में कहीं भी डेवलप हो सकती हैं किसी भी पार्ट में, और इनके स्प्रेड होने और नहीं होने की बेसिस पर इनकी दो कैटेगरी है। एक जो है उसको हम कहेंगे बेनाइन, या इसी को नॉन मैलिग्नेंट भी बोलते हैं। नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ये बॉडी के एक पार्ट में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट को फैलते नहीं हैं। सो दीज आर द बेनाइन और रेस्ट्रिक्टेड और कैप्सुलेटेड। तो स्लो ग्रो होते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी जो है वो इजी होता है, आसान होता है, और लोकलाइज होने की वजह से इनको सर्जरी करके निकाल भी सकते हैं हम लोग अगर कहीं पर हुआ है तो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि सेकेंड टाइम इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द बेनाइन और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जैसे इसके अंदर ज़्यादा करके जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं वो फैटल नहीं होते हैं। फैटल मतलब जानलेवा नहीं होते हैं। सिर्फ जो ब्रेन ट्यूमर होता है ये बहुत फैटल होता है। तो इसके अंदर मॉर्टालिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रेन के टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करता है और वहाँ फैलता है, प्रेस करता है अदर टिश्यूज़ को, न्यूरॉन्स को जो है वो डैमेज करता है। न्यूरॉन्स का जो नरिशमेंट होता है ये सेल्स ऑब्टेन कर लेते हैं, तो सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, कंटिन्यू जो है वो हेडेक होता है, और भी बहुत सारे जो है वो मल्टीपल सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं। हम कोई पर्टिकुलर सिम्टम को कोई पर्टिकुलर टाइप के कैंसर से रिलेट तो नहीं कर सकते हैं, बट इसको एक प्रोफाइलेक्टिक मेजर के तौर पर भी जो है वो देखा जा सकता है। तो इसके अंदर जो है ये ट्यूमर्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं ये फैटल होते हैं, यानी पेशेंट के जान जाने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे बेनाइन ट्यूमर होते हैं उसके अंदर मोर्टालिटी रेट कम होती है। सो इसमें बताया हुआ है कि बेनाइन ट्यूमर जो है वो सम टाइम बिकम मैलिग्नेंट। कभी कभी बेनाइन वाले जो है वो मैलिग्नेंट हो जाते हैं, मतलब फैल भी जाते हैं बेनाइन वाले। तो ये जो ऐसा केस है ये देखने को मिलता है एडिनोमा और फाइब्रॉइड में। एडिनोमा बोला जाता है ग्लैंड के ट्यूमर को, यानी अलग अलग टाइप के जो ग्लैंड्स हैं, थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, इस तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके कैंसर को बोलते हैं। फिर मैलिग्नेंट कैटेगरी है जो कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक का फैलती है। सो इसकी जो ग्रोथ है नियोप्लास्टिक, इसके जो सेल्स होते हैं ये फैलते हैं, और इनके जो फैलने की जो एबिलिटी होती है, जो प्रोसेस होता है, जो फिनोमिनन होता है, इट इज़ कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। सो इसकी बेसिस पर इनको मेटास्टैटिक कैंसर भी बोला जाता है। एक्चुअली जो वर्ड कैंसर है वो हम लोग फैलने वाले ट्यूमर के लिए यूज़ करते हैं, और जो फैलते नहीं हैं उनके लिए हम लोग सिंपली ट्यूमर यूज़ करते हैं, और जो फैलने वाले हैं मैलिग्नेंट है उनके लिए हम लोग कैंसर का वर्ड यूज़ करते हैं। सो ये जो सेल्स हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के, इसके जो सेल्स हैं वो फैलते हैं, ब्लड के थ्रू फैल सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जा सकते हैं, और किसी नई जगह पर जा कर के फिर जो है वहाँ पर
टिश्यूज़ को, सेल्स को प्रोपेल करते हैं कि वो डिवाइड हो। इवन ये इतना फास्ट डिवाइड करते हैं कि वहाँ पर न्यू ब्लड वेसल्स भी फॉर्म हो जाते हैं। तो अगर न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इस फिनोमिनन को एंजियोजेनेसिस बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल। तो वो न्यू ब्लड वेसल क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, एबनॉर्मली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन देयर स्प्रेडिंग एबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट जो है, यहाँ पर डायग्राम में भी हम लोग देख लेते हैं कि बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि बेनाइन ट्यूमर जो है ये कैप्सुलेटेड है, मतलब इसके सेल्स जो है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है, और जो मैलिग्नेंट है वो ऐसा रप्चर्ड होकर के फैल रहे हैं। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जो है वो फैल भी जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए नॉर्मल टिश्यूज़ यहाँ दिखाए हुए हैं, और ये इस तरफ जो है इसके नॉर्मल सेल्स हैं, और ये वाले जो सेल्स बीच में देख रहे हैं ये हमारे जो है वो कैंसेरियस सेल दिखाए हुए हैं। सो दीज आर द कंपेरेटिव डायग्राम, ये कंपेरिजन में डायग्राम यहाँ पर बताया हुआ है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन देयर लोकेशन के बेसिस पर। अभी हम लोगों ने जो टाइप देखा वो उनके स्प्रेडिंग के बेसिस पर देखा, अभी हम लोग उसके लोकेशन के बेसिस पर देखते हैं। सो कार्सिनोमा ये जो कैंसर है ये ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, स्किन के कैंसर और कोलोन कैंसर, कोलोन मतलब इंटेस्टाइनल कैंसर, ये सब कैंसर्स को बोला जाता है कार्सिनोमा। मतलब ये जो है वो कॉमनली एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को बोलते हैं इन जनरल, और ये सब जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से डिराइव्ड स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसके लिए इनको भी हम कार्सिनोमा में काउंट करते हैं। सार्कोमा बोला जाता है, सार्कस का मतलब होता है फ्लैश या मसल्स। तो इन जनरल सार्कोमा जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को बोलते हैं। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हमने 11 में स्टडी किए हैं, फिर वो बोन हो या कि फिर कार्टिलेजेस हों, तो ये सब इसमें आ जाते हैं सार्कोमा में। ब्लड कैंसर को छोड़ करके बाकी इसके अंदर में आते हैं। तो इसमें हमारा जो कैंसर है वो बोन पर हो सकता है, जिसको टेक्निकली ऑस्टियोसार्कोमा बोलेंगे। मसल पर हुआ तो मायोसार्कोमा, मायो का मतलब मसल होता है, और फिर ऐसे ही कार्टिलेज में हुआ तो कॉन्ड्रोसार्कोमा, और एडिपोस टिश्यू में हुआ यानी फैट टिश्यू में हुआ तो लाइपोसार्कोमा। फिर नेक्स्ट थर्ड है लिम्फोमा, लिम्फ नोड का कैंसर। हमारी बॉडी में जगह जगह पर जो है वो छोटे छोटे नोड्स होते हैं, बहुत कॉमनली ये पाए जाते हैं हमारे थ्रोट रीजन में या नेक रीजन में पाए जाते हैं। तो इनको हम लोग जो है लिम्फॉइड टिश्यूज़ बोलते हैं। तो इनके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, दीज स्वेलिंग समटाइम दे डेवलप इनटू अ ट्यूमर, तो इसको बोला जाता है लिम्फोमा कैंसर। और ये जो है कभी कभी जो है वो हमारे थाइमस पर, स्प्लीन पर या अदर जो लिम्फेटिक सिस्टम से एसोसिएटेड जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होती हैं वहाँ पर इसका स्प्रेड होता है। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है, इट इज़ वेरी डेंजरस कैटेगरी एंड इट इज़ द ल्यूकेमिया, कॉमनली कॉल्ड एज द ब्लड कैंसर, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। बहुत डेंजर टाइप का होता है, और इसमें WBCs जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली डिवाइड हो जाते हैं। दे क्रॉस द 70,000 पर क्यूबिक mm और मोर देन 70,000 पर क्यूबिक mm। कुछ सीवियर केसेस में 1 लाख पर क्यूबिक mm तक भी इनका काउंट पहुंच जाता है। तो WBCs का एक्सेसिव जो है वो डिवीज़न हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं WBCs, तो ये कंडीशन जो है वो ल्यूकेमिया हो जाती है। ल्यूकेमिया के जो सेल्स होते हैं ये नॉर्मल सेल्स नहीं होते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी को डिफेंस में हेल्प नहीं करते हैं, ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हमारे नॉर्मल टिश्यूज़ को जो है ये फैगोसाइट कर डालते हैं, और सिम्टम जो है बहुत वेरीड सिम्टम होते हैं, बहुत रेस्ट्रिक्टेड सिम्टम नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको कोरिलेट करना होता है ल्यूकेमिया को टेस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे इमैच्योर जो इसके अंदर WBCs हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। दो टाइप का होता है ये कॉमनली, मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया और लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो मोनोसाइटिक जो ल्यूकेमिया होता है इसमें मोनोसाइट्स एक टाइप के WBCs होते हैं, जो स्कैवेंजर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनका काउंट बढ़ जाता है। और लिम्फोसाइटिक में क्या होता है, हमारे बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल WBCs प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ द फोर्थ कैटेगरी। देन द फिफ्थ कैटेगरी जो है कैंसर की, इट इज़ आवर एडिनोसार्कोमा। एडिनोसार्कोमा इट इज़ द कैंसर ऑफ ग्लैंड, थायरॉइड है, पिट्यूटरी है, एड्रेनल है, और जो दूसरे ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं इसके अंदर अफेक्ट होते हैं। फाइंड आउट करके एक एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोमा, अलग अलग टाइप के लिम्फोमा और हेरिडिटरी कैंसर, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जो
जीन से कॉज होते हैं, ऑन्कोजीन्स जिनको बोला जाता है, तो उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो आप लोग इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट करिए इसके बारे में। देन नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ कैंसर। नो, कॉजेस ऑफ कैंसर जो है डिफरेंट कॉजेस होते हैं इसके। बहुत सारे जो कैंसर कॉजिंग जो एजेंट होते हैं अलग अलग टाइप के, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्सिनोजन और कार्सिनोजेनिक एजेंट। तो इसमें केमिकल कार्सिनोजन हो सकते हैं, रेडिएशंस हो सकते हैं, कुछ वायरसेस हो सकते हैं। तो केमिकल कार्सिनोजन्स के अंदर आ जाते हैं निकोटीन का स्मोक जो होता है, सिगरेट स्मोक होता है, ये सब इसमें आते हैं। कैफ़ीन भी इसके अंदर आ जाता है केमिकल्स में। और फिर कुछ पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये भी जो है कार्सिनोजन केमिकल के तौर पे काम कर सकते हैं। इफ़ेक्ट इसका जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है, ब्रेस्ट पर हो जाता है कभी। और इसी तरह से जो है वो जो केमिकल्स हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं तो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ का कैंसर, कार्सिनोमा जो है वो कॉज कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग अगर फीमेल है तो वहाँ से जो है ये अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को, केमिकल कार्सिनोजेंस को। तो ये केमिकल कार्सिनोजन जो है वो फीटस के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, उसके पैदा होने वाले बच्चे पर अफेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है रेडिएशन, एक्सरेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, यूवी रेज, ये सब रेडिएशन में आते हैं। इनकी वजह से भी जो है कैंसर कॉज होता है। हमारे जीन लेवल पर, डीएनए लेवल पर जो है म्यूटेशन भी कॉज होता है इनकी वजह से। और यूवी रेज जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे सनलाइट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यूवी ए, यूवी बी, इनकी पेनिट्रेंस पावर होती है, तो ये भी अलग अलग टाइप का जो है कैंसर कॉज कर सकते हैं। फिर कुछ रेडिएशन जो हमारे एपरेटस में से निकलते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन टावर हो गए। फिर उसके बाद में जो ऐसे डिवाइसेस हैं जो रेस के ऊपर वर्क करते हैं, तो टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, इनके ऊपर, इनके अंदर से भी बहुत सारी जो है वो ऐसी हार्मफुल रेस निकलती हैं जो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करती हैं और दे मे फंक्शन एज कार्सिनोजन। देयर आर सम वायरसेस विच आर कॉल्ड एज ऑन्को वायरस। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनको हम जो है वो ऑन्को वायरस बोलते हैं। तो ये ऑन्को वायरस जो है ये भी कैंसर जो है वो कॉज कर सकते हैं। सो वायरल एजेंट से भी हो सकता है। वी ऑन्कोजीन करके एक होता है, इसकी वजह से भी कैंसर कॉज होता है। देन यहाँ पर देखो कुछ वायरसेस के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कुछ कॉमन वायरसेस में आ जाते हैं एप्स्टीन बार वायरस, EBV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कैंसर को ये कॉज करता है। कुछ ऑन्कोजीन होते हैं हमारी बॉडी में, कैंसर कॉजिंग जीन, दे आर कॉल्ड C ऑन्कोजीन्स। फोटो ऑन्कोजीन जो कि एक्टिवेट होते हैं। सो ये सब जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। एडिक्शन जो होता है ये भी कभी कभी जो है वो बल्कि इंडिया में जो है वो एडिक्शन की वजह से बहुत सारे कैंसर होते हैं, जैसे टोबैको चीविंग है, गुटखा चीविंग है, स्मोकिंग है। इसकी वजह से माउथ का, लिप का, लंग्स का, थ्रोट का, ये सब जो है वो कैंसर कॉज हो सकता है। स्टमक कैंसर कॉज हो सकता है। मेरिजुआना जो होता है ये भी एक तरह का, मेरिजुआना जो है ये भी कैंसर जो है वो कॉज करता है। मेरिजुआना जिसको हम लोग भांग बोलते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर कॉज होता है। कुछ एनेरोबिक स्टीरॉइड्स होते हैं जिनको लोग डोपिंग करके जो है बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उनकी वजह से भी जो है कैंसर कॉज होती हैं। तो यहाँ पर कार्सिनोजेंस जो हैं और ऑर्गन को जो वो अफेक्ट करते हैं उसका एक टेबल यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो आप लोग इस टेबल को जो है वो देखेंगे गौर से। तो यहाँ पर इस टेबल में सूट ये स्किन और लंग्स को कॉज करता है। सूट मतलब होता है स्मोक, जो डार्क स्मोक होता है उसको बोलते हैं। कोल टार जो कि सिगरेट के स्मोक्स में प्रेजेंट रहता है और ये स्किन और लंग के कैंसर को कॉज करता है। कोल टार को जो है वो ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, कुछ डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट के लिए भी, लेकिन वही साइमल्टेनियसली जो है ये कुछ कैंसर भी कॉज करता है। सिगरेट स्मोक जो है ये लंग कैंसर को कॉज करता है। नाइट्रोसो डाइमिथिलीन इसके अंदर इसका जो इंग्रेडिएंट है वो होता है। फिर कैडमियम ऑक्साइड जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर को कॉज करता है। अफ्लाटॉक्सिन जो है एक मेटाबोलाइट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, एस्परजिलस फ्लेवस से इसको निकालते हैं, एक तरह का फंगस है ये, तो ये लीवर कैंसर को कॉज करता है। फिर नेफ्थालिनामाइन जो है ये कॉज करता है यूरिनरी ब्लैडर की कैंसर को। फिर ऐसे ही अमाइनो बायफिनाइल करके दिया है केमिकल एजेंट, ये सब केमिकल कार्सिनोजेंस हैं। मस्टर्ड गैस है, लंग कैंसर कॉज करती है। निकल एंड क्रोमियम है, लंग कैंसर कॉज करते हैं। एस्पेस्टॉस के फाइबर्स हैं, लंग कैंसर को, एस्पेस्टोसिस को कॉज करते हैं और लंग कैंसर कॉज करते हैं।
फिर वजाइनल कैंसर कॉज होता है कुछ DES से, लीवर कैंसर, ऐसे एक पूरा टेबल दिया हुआ है। तो कुछ पॉजिटिव एजेंट्स को आप लोग इसमें एज एन एग्जांपल याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थेरेपी पर, ट्रीटमेंट पर। तो कैंसर की जो थेरेपी है डिपेंड करती है कि कौन से टाइप का कैंसर हुआ है, उस पर जो है उसकी थेरेपी डिपेंड करती है। कीमोथेरेपी जो होती है ये केमिकल ड्रग्स को यूज़ करते हैं जो कि एंटी कैंसर एजेंट होते हैं, और ये हमारे डिवाइड होने वाले जो सेल्स होते हैं उनको स्टॉप करते हैं। विनक्रिस्टीन है, विनब्लास्टीन है, वो सब इसमें यूज़ होते हैं कीमोथेरेपी में। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो है वो एज अ साइड इफ़ेक्ट हेयर लॉस हो जाता है कीमोथेरेपी के अंदर। मतलब जो लोग कीमोथेरेपी करवाते हैं तो उनके हेयर जो है वो लॉस हो जाते हैं, एनीमिया आ जाता है उनको, कंटिन्यूसली चक्कर आते रहता है, नौशिया फीलिंग होता है, वोमिटिंग होता है। तो ये सब उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। ये चीज़ें पेशेंट को जो है वो बर्दाश्त करनी होती है कीमोथेरेपी करवाने वालों को। रेडियोथेरेपी होती है, रेडिएशंस जो है वो पास करते हैं बॉडी में से, जहाँ पर जो लंप होता है वहाँ से पास करते हैं कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन पास करके सेल्स को डिसरप्ट किया जाता है, ट्यूमर को डिसरप्ट किया जाता है एक्सरेज के थ्रू, और या कि फिर गैमा रेज के थ्रू इसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। कोबाल्ट है, आइरिडियम है, आयोडीन की कुछ रेज होती हैं, इनको पास करते हैं। सर्जरी एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है, जो ट्यूमर को डायरेक्ट सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, जिसके अंदर सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, जैसे कि यूटेराइन ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, इनके लिए डायरेक्ट निकाल देते हैं। ये जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर के काम में तो नहीं आता, के ट्रीटमेंट में यूज़ में तो नहीं आता, लेकिन जो अपना बेनाइन ट्यूमर होता है उसके लिए सर्जरी जो है एक बेटर ऑप्शन होता है। इम्यूनोथेरेपी लेटेस्ट थेरेपी है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके हमारे ही ओन इम्यून सिस्टम के सेल्स के थ्रू हमारे कैंसर कॉजिंग सेल्स को जो है फैगोसाइटिक करवाने की कोशिश की जाती है इसके अंदर। फिर कुछ सपोर्टिव थेरेपीज़ इसके अंदर आती हैं, जैसे जीन थेरेपी है और इस तरह की कुछ थेरेपीज़ होती हैं, और ये भी जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट को सप्रेस करती हैं और कैंसर वाले सेल्स को फैगोसाइट करके उसको ख़त्म करती हैं। एक इंस्टीट्यूट का यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि खारगर मुंबई में है। तो यहाँ पर जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट और कैंसर के ऊपर जो है वो रिसर्च होता है। TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नाम से ये फेमस है। तो कभी मौका मिले तो आप लोग वहाँ पर जा कर के विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है कौन से कैंसर्स को जो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। उसका 1962 में उसको इस्टेब्लिश किया गया है और गवर्नमेंट फंडेड है, तो कम खर्च में और अच्छे ट्रीटमेंट, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ में वहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऑटोनोमस बॉडी है, थोड़ा बहुत जो है गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको जो है वो रन करती है, और बहुत सारा जो है वो ओवरसीज़ एडमिनिस्ट्रेशन भी है वहाँ पर। बाहर के डॉक्टर्स भी आते हैं जो अब्रॉड से आते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं वहाँ पर। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी जो है वो आप लोग मालूमात लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ रहेगी वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे, HIV या एड्स। ओके, थैंक यू।